कल देश का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे संसद में मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश करेंगी। इस बजट से देशवासियों को ढेरों उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बजट से किसान, महिला और सरकारी नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। बजट से पहले आज वित्त मंत्री ने संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी है, यानी इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले पेश किया जाता है वह पेश किया गया। तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के जरिए सरकार ने सरकार के विजन की एक रूपरेखा जो है वो रखी है। देखिए रिपोर्ट। देश के हर वर्ग की नजरें मोदी 3.0 के पहले बजट पर टिकी हुई है। बेरोजगारी और महंगाई के बीच मध्यम वर्ग बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। बजट पेश होने से पहले आज संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पीपीपी मॉडल पर दिखा। आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% लगाया गया है। सरकार को अनुमान है कि वित्तीय घाटा अगले वित्त वर्ष से घटकर 4.5% पर आ जाएगा। आर्थिक सर्वे में यह बताया गया कि कोरोना काल के बाद भारत की इकोनॉमी 8% की गति से आगे बढ़ रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के सपने को पूरा करने की एक मजबूत नींव रखेगा। विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। सरकार का पूरा फोकस कृषि क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पर रहेगा। इसके अलावा उम्मीद है कि इस बजट में सरकारी नौकरी पेशा लोगों को राहत मिल सकती है, बड़ी सौगात मिल सकती है। उम्मीद है कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिल सकती है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ सकती है। साल 2014-15 में 1.5 लाख रुपए पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार 2 लाख रुपए तक हो सकती है। बजट में एनपीएस को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही अगर रेलवे सेक्टर की बात करें तो कई नई ट्रेनों के ऐलान की उम्मीद है। वह किसानों को लेकर बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं के साथ सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। महिलाओं को लेकर भी बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार महिलाओं को लेकर कोई बड़ी योजना लागू कर सकती है। देश के विकास को गति देने के लिए बजट की बड़ी भूमिका होती है। उम्मीद है कि कल के बजट से हर सेक्टर को कुछ न कुछ मिलेगा। देखना ये होगा किसकी उम्मीद पूरी होती है और किसे निराशा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें सरकार का फोकस किस पर रहेगा ये भी बता दिया। तो बजट में सरकार का फोकस कौन कौन से सेक्टर में रहेगा, क्योंकि विकसित भारत के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वह बजट का ही रहेगा। चलिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से जुड़ी बड़ी जानकारी देते हैं। बजट में सरकार का जो फोकस है वो सबसे पहला जो है वह आपको बता दें कृषि क्षेत्र को लेकर रहेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जब उसकी हम बात करें 2090 की जब हम बात करें तब जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था 30%, और अब ये 15% हो गए, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंप्रूव करने के लिए फोकस रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह देश में इंप्रूव करने की कोशिश तो की है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसको इंप्रूव करने के लिए शायद बड़ा फैसला जो है, बड़ी घोषणा जो है वह बजट के अंदर की जा सकती है। अब बात करते हैं पीपीपी मॉडल। अब आप सोचोगे ये पीपीपी मॉडल क्या है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक मिलकर सरकार और साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे रेलवेज के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है, इस पर देख सकते हैं कि हम हो सकता है।
और साथ ही आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार और साथ ही प्राइवेट मिलकर जो है पीपीपी सेक्टर जो है वे कर सकते हैं। साथ ही रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ है हमारी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम करना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो डेटा ये बताता है एक डिक्लाइन देखने को मिला है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, लेकिन जब हम बात करें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बेरोजगारी है उस पर भी फोकस करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और ये भी एक बड़ा रीजन जो है वह पलायन का रहता है। तो चलिए, ये तो रही कि क्या फोकस हो सकता है, बजट आएगा वो तो साफ हो जाएगा, लेकिन इस पर फोकस रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर क्या क्या बातें कही, बड़ी बातें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये एक रूपरेखा हमने आपको दे दी कि बजट में क्या कुछ मिल सकता है, कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस जो है वह किया जा सकता है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा, रोजगार के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जब हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 5 साल के कार्यों की जो दिशा है वह ये बजट तय करेगा, क्योंकि मोदी 3.0 है, तीसरी बार सरकार बन रही है और विकसित भारत का आपका लक्ष्य है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बजट माना जा रहा है। सरकार के सपने विकसित भारत की नींव रखेगा। तो हम बात करें डेवलप्ड कंट्री बनने की, और 2047 तक अगर हमारा टारगेट है तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सरकार अपनी जो गारंटीज हैं उसको जमीन पर उतारेगी, क्योंकि हर सरकार जब बनती है उससे पहले रोजगार का वादा करती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही कुछ कहा। 8% के ग्रोथ से विकास पथ पर आगे हम बढ़ रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री ने तो बोला, लेकिन आंकड़े भी कुछ यही दर्शाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आया। सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश भारत है, और ये प्रधानमंत्री ने तो कहा, लेकिन आपको बता दें बाहर भी ये बात जो है वह कही गई है। क्योंकि ने ये बात कही कि हमारी फास्टेस्ट इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ है वो रहेगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही कहा, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो विकसित भारत के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वह इस बजट का रह सकता है। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश भाटी हमारे साथ किसान नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार फेलिक्स हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले ब्रिजेश भाटी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि इस बजट में बड़ा कुछ किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, क्योंकि जब हम किसानी की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ 10 सालों के अंदर अच्छा फोकस यहां पर किया गया है। क्या लगता है, बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जब भी बजट आता है, सरकार का तीसरा टर्म है, हम हर बार यही सोचते हैं कि किसानों को क्या मिलेगा, लेकिन निराशा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। आप लगातार देख सकते हैं 10 साल सरकार रही, सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम लगातार एमएसपी की मांग कर रहे हैं, हम स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसकी मांग कर रहे हैं, हम C2+50 की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार निराशा के अलावा कोई हाथ नहीं लगता। हम अब की बार ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा जो है 13 महीने का आंदोलन चला, 13 महीने के आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन आज तक किसानों को उनके जो मुकदमे सरकार द्वारा लगाए गए वो वापस नहीं हुई। जो हमारे 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे उन पर जो इन्होंने रोक लगाया वो वापस नहीं हुई। हमारा मैडम जी ये कहना है कि हमें अब की बार जो हमारी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, सरकार इस बार बजट में उसको लागू करे। जो हमारी किसान निधि मिलती है उसको अब की बार सरकार 15,000 रुपए करने का काम करे। हमारी जो C2+50 की जो रिपोर्ट है उसे लागू करने का काम करे। हमारा इस बजट में बहुत सारे, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था अभी आपके चैनल पे, किसान इस बात की उम्मीद लगा रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये बजट बहुत सुंदर होगा इसमें, तो मैं आपको बताऊं, जब प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने देश में सर्वे कराया, उनसे जो अर्थशास्त्री थे, जो हमारे किसानों के लीडर्स थे, उनसे सर्वे कराया। उन्होंने कहा कि किस तरह इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो देश का बजट आएगा उसमें आप 40% किसान और आम आदमी को दे दें, जिससे जो देश को खिलाता है, देश को आगे बढ़ाता है, तो आप देखेंगे कि अपना डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि विकसित भारत जब हो सकता है देश का, जब किसान विकसित होगा। देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है,
आज कर्ज के दबे हुए ठीक कर्ज है के ब्रिजेश नीचे दबा भाटी जी, हुआ है, विस्तार तो से इस इसको पर चर्चा आप करेंगे क्योंकि हमारे पास 2090 के भी आंकड़े हैं। जीडीपी में कितना योगदान इस समय रहता था कृषि क्षेत्र का, वो कितना घट गया, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रियदर्शी जितेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। सर, अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की है, बड़े हमने देखा कि एम्स बनाए गए हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को लेकर है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अगर 2010-11 के बजट का आप ध्यान करूं तो जो हेल्थ केयर जो यूनियन बजट हेल्थ केयर के लिए आता है वो करीब 20,000 करोड़ से बढ़ के अभी 80,000 करोड़ के लगभग क्रॉस कर रहा है जी। बात ये है कि सिर्फ ये जो बजट एलोकेशन है ये एक मतलब जरिया है जिससे हम अपनी मुद्दों को आगे कैसे ले जाएं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो हमारा चैलेंजेस है प्राइमरी हेल्थ केयर में, जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे हमारा एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और जो एफोर्डेबिलिटी का जो समस्या है वो लगातार बना हुआ है। सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज उस पर फोकस करती है। मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा अपने देशवासियों का, अपने जो मंत्रालय का, कि जहां ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एलोकेशन है। ये बड़ा गौरतलब बात है कि जो G20 समूह देश है उसमें साउथ अफ्रीका के जैसा कंट्री भी जो कि मतलब सबसे अंतिम पैदान पे आता है, उसका भी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा वो करीब 5% है। जबकि अगर हम अपने भारत की बात करें तो वो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता क्या है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तब होता है जब हमारा जो बजट एलोकेशन है वो उसका फॉल शॉर्ट करता है, वो मीट नहीं कर पाता डिमांड को, तब फिर किसी मरीज विशेष को आउट ऑफ पॉकेट पैसे लगाने पड़ते हैं। उस कंडीशन में वो फिर अलग अलग और भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं मिल पाता। अभी हम देखें तो प्रियदर्शी जी, अगर मैं इसे एक आसान भाषा में समझाना चाहूँ दर्शकों को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल, उसे और ज्यादा मजबूती देनी चाहिए रादर देन अगर हम प्राइवेट की अगर हम बात करें। प्राइवेट जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट पब्लिक मिक्स शुरू से रहा है। ये कभी नहीं हो सकता कि सरकार पूरी की पूरी प्राइवेट लिमिटेड की तरह सब चीज कर दे, लेकिन हाँ, आउट ऑफ बजट जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको जरूर कम किया जा सकता है। और जहां तक चैलेंजेस का बात है तो जो बजट एलोकेशन है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में 120 से 116% तक का यूज हुआ। रेस्ट ऑफ द टाइम जो एलोकेटेड बजट है जो कि थोड़ा ही है, वो भी पूरी तरह से 80-82% के लगभग यूटिलाइज हो पाता है। सरकार क्यों नहीं यूटिलाइज करती? हमारे देश में जहाँ की प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के टर्म में हो या प्राइमरी हेल्थ केयर के टर्म में हो, या जो एक्सपेंशन ऑफ कवरेज बेनिफिट अंडर डिफरेंट स्कीम्स है, जैसे कि आयुष्मान भारत की चर्चा करें हम, या जो ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन योजना है, जो NTEP प्रोजेक्ट चल रहा है, या जो HIV है, या फिर हम डेंगू मलेरिया की बात करें, तो इन सब का जो कवरेज है वो उसको एक्सपेंड कराने के लिए सरकार जोर दे। लेकिन प्रियदर्शी जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इंश्योरेंस की आप बात कहते हुए नजर आए, क्योंकि जब हम नेशनल हेल्थ मिशन की बात करते हैं तो कोशिश तो सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट आपने कहा जो खर्चा हो रहा है एक शख्स का वो ना हो, इसके लिए हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी PM की योजना आई। हाँ, मेरा ये उसमें जोर देना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो प्रैक्टिकली फॉलो हो। बजट एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फिर हमें प्रैक्टिकली पूरा करना है। उसमें जो डेफिशिएंसीज आती है उसको हम पूरा करें, और ऑफ कोर्स जो हमारा 2 to 3% ऑफ बजट एलोकेशन है उसको हम बढ़ाएं, क्योंकि जो हेल्थ केयर का जो डिमांड है वो काफी एक्सपेंडिंग है।
और आज आप देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड में अब पीछे नहीं है। हम बिल्कुल। पांचवी आर्थिक दुनिया के रूप में उभर रहे हैं संसार के सामने। फिर हमारा ये चुनौती है कि हमारे यहाँ के देश की जो डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी वजह से आज विदेशों में पलायन कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है प्रियदर्शी जी, विस्तार से हम चर्चा करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी कई सारे आंकड़े सामने आए, लेकिन लगातार हमारे साथ ब्रजेश भाटी भी किसान नेता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण आपसे सवाल रहेगा क्योंकि आप किसान नेता हैं, किसानों से आए दिन आपकी बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, उनके आप मुद्दे उठाते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 1990 से लेकर जब आज मैं 2024 तक की बात कर रही हूं तो किसान किसानी छोड़ रहा है और हमारी जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र का योगदान था वो 30% से 15% हो चला है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्राइसिस है, कैसे इससे निपटा जाए? ब्रजेश जी, मुझे लगता है शायद आप म्यूट है, एक बार चेक कीजिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी सर। जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इस पे आना चाह रहा था, आपने ही सवाल कर दिया, धन्यवाद है पलक जी। इसका क्या कारण है, इस पे हमें जाना पड़ेगा कि किसान किसानी क्यों छोड़ रहा है, हमारे बच्चे और धंधों में क्यों जा रहे हैं, हमारे लोग विदेश क्यों जा रहे हैं। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश समृद्ध हो, हमारे देश के लोग समृद्ध हो, हम शिक्षित बने, विकसित हो। लेकिन इसके लिए आप सोचिए, जो व्यक्ति लगातार किसान खेत में काम करता है लेकिन उसको उसका जो फल है वो नहीं मिल पा रहा, उसे बिचौलिया खा रहे हैं, उसे आड़ती खा रहे हैं, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। मैं इसी बात को तो कह रहा था पहले कि जब देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 2003 में अर्थशास्त्री को बुलाया, उनसे पूछा कि किस तरह देश की जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको बजट का 40%। ब्रजेश जी, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी सर, क्योंकि कई सारे अर्थशास्त्रियों के साथ हमने बातचीत की और साथ ही हमने कई सारे किसान नेताओं के साथ भी बात की। जो आप बात कह रहे हैं उस पर एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि उस वक्त व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ साथ जो है हम ग्रीन रेवोल्यूशन देख रहे थे, उस वजह से ये पूरी जो आप कह रहे हैं कि आपने इकोनॉमिक सर्वे कराया, पूरी जानकारी प्राप्त की कृषि क्षेत्र के लिए, वह उस समय के लिए था। आज हम 2024 में एक नई तकनीक से लैस है, हमें एडवांस यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैडम पलक जी, कतई सही बात है कि आज हम नई टेक्निक से आते हैं, हमारे पास आज कंप्यूटर है, IIT के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े हुए हैं, किसानों के बच्चे खूब विदेश पढ़ के आ रहे हैं। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जिस तरह विदेशों में, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले उसको आंकड़े पढ़ रहा था, हॉलैंड सबसे बड़ा देश है कृषि का और सब में छोटा देश होते हुए वो सब में ज्यादा पैदावार करता है। लेकिन हॉलैंड में उस देश के लोगों ने, उस देश की सरकार ने कम से कम 4000 किसानों को कृषि करने से रोक दिया है, उनको अलग कर दिया है। उसका कारण क्या है, इस पर समझाना पड़ेगा। हमारी चीजें, जिस तरह हमारे उपकरण हैं, उन पे जितनी जीएसटी लगती है वो हटाई जाए। हमारे जो जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी में बैठे हैं हमारा आप लोग, उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी, इन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, किसान कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा 12 मीटर लगाने शुरू कर दिए। किसान का कर्ज माफ करने की बजाय किसान आत्महत्या कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट जो है, जब आप कृषि क्षेत्र में इनपुट कॉस्ट के ऊपर कार्य जो है वह किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ब्रजेश भाटी जी की। इस पर ही जोड़ते हुए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट है योगेंद्र कपूर जी। योगेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, इस वक्त हमारे पास 2 सेक्टर से मेहमान जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बात कर रहे हैं। शुरुआत हम एग्रीकल्चर सेक्टर से करते हैं। सर, मेरे पास इस वक्त एक आंकड़ा है और ये मैं कोट करके बता रही हूं कि पिछले 6 सालों के अंदर 4.6% हमारी जो एवरेज ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रही है। ये आंकड़े दर्शाते हैं और बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि कर्ज की माफी क्यों नहीं हो रही है, हम कर्ज के तले दबे जा रहे हैं। क्या ऐसी खामियां हैं, कहां पर हमारे लूप होल्स हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम नहीं कर पा रहे हैं उस विजन के साथ? राइट, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया की 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर
सेक्टर के अंदर एंगेज है और एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में है वो इट इज़ ओनली 17%। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा रियलाइजेशन है कि आज अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जो यंगेस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करने की जब बात आती है तो दो सेक्टर्स जो मैं ये कहूँगा कि हाईली अंडर यूटिलाइज हैं, उसमें एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। क्योंकि देखिए लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन्हीं सेक्टर्स में जनरेट होगी और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो ओवरऑल पॉलिसीज़ रही हैं राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस अगर हम देखें आज तक जो है, और उसमें आप ये देखिए कि लेटेस्ट जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इंडिया के अंदर जो 10% ऑफ टॉप पॉपुलेशन जो है वो ओवरऑल उनका जो शेयर है इंडिया की इनकम के अंदर वो 60% है जी। और जो लोअर 50% ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की, उनका जो शेयर है इंडिया की इनकम में वो सिर्फ 13% है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारे बहुत सारे सिस्टमिक इश्यूज रहे हैं और उसमें एग्रीकल्चर जो है जिसको हमें टाइम के साथ जो है एक नए तरीके से न्यू टेक्निक्स के साथ जो है उसको हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए था, वो जो है ऑन ग्राउंड नहीं हुआ। इस पे थोड़ी सी और रोशनी डाले। आपने एक बात कही अभी और मुझे लगता है इसे थोड़ा और समझाने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, लेकिन जहां से मैं समझ पा रही हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज्ड है, इतनी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है नहीं जितनी यहाँ पर जो है किसान मजदूरी कर रहे हैं, वहां से शिफ्ट करने की जरूरत है। तो ये कैसे अंडर यूटिलाइज्ड है? नहीं देखिए, मेरा ये कहने की का जो मतलब है वो ये है कि अगर हम एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो है जो न्यू टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो है एक फार्मर को जो उसकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो रियल जो उसको रियलाइजेशन होना चाहिए पैसा, आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि उसको उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसका जो उसको रियलाइजेशन होना चाहिए रेवेन्यू वो उसको नहीं मिल रहा है। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से हम ये देखें कि उनकी इनकम जो है वो टाइम के साथ नहीं बढ़ पा रही है। और इसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी स्किल डेवलपमेंट की और साथ के साथ आपको न्यू टेक्निक्स जो हैं फार्मिंग की उनको एम्प्लॉय करने की जो हमारे फार्मिंग और एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर को ऑन अ सीरियस नोट देखना पड़ेगा कि कैसे जो है हम इसको रीऑर्गेनाइज करें जिससे कि एक ये सिर्फ एक फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प ना करे, एक साथ के साथ एक फार्मर को जो उसकी प्रोड्यूस की जो उसको रेवेन्यू रियलाइजेशन होना चाहिए वो उसको मिले। हमारे साथ किसान नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं, क्या आप इस बात से सहमत है ब्रिजेश जी? क्योंकि हम अभी इनपुट कॉस्ट का ही जिक्र कर रहे थे, आपने भी अभी बिजली के बिलों का जिक्र किया और साथ ही हम सिंचाई के लिए हम जो कहते हैं उस पानी को उपलब्ध कराना, कई सारे इनपुट कॉस्ट को लेकर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या राज्य सरकारों को मिलकर तालमेल बिठाकर केंद्र सरकार के साथ इस क्षेत्र पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि ये केवल और केवल केंद्र का विषय नहीं है, ये राज्य का भी विषय है जब हम किसानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जी ब्रिजेश जी। मतलब जी आप कभी सही कह रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि आपने किसानों को रोड पे बैठे देखा होगा धरना करते हुए, आपने किसान को खेत में जाते देखा होगा, आपने किसान को बारिश में धूप में भगते हुए देखा होगा, लेकिन आज तक मुझे ये बता दें किसी कंपनी का उद्योगपति उद्योग का मालिक कभी आपने रोड बैठा देखा है? किसान से बड़ा दिल इस दुनिया में किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। जब किसान धरती में बीज बोता है उसे कोई पता नहीं होता कि उसकी पैदावार कैसी होगी, नहीं होगी, कल को होगी या नहीं होगी। किसान फिर भी देश की भलाई के लिए, देश को बचाने के लिए, जब कोरोना काल में हर व्यक्ति अपने घर में दुबका था, रोड रेल जहाज बंदरगाह सब बंद हो गए, उस समय भी किसान ने खेत में काम किया। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह हमारे अर्थशास्त्री भाई बता रहे हैं, मैं कतई इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर किसान नहीं होगा तो किसान क्या है? किसान का 60% लोग देश के किसानी कर रहे हैं और जो है जिससे पैदावार हो रही है। अगर हम स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। जी, मेरे जहन में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, आप प्लीज इस पर भी रोशनी डालिएगा ब्रिजेश जी। क्या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? क्योंकि ये है तो अलग मिनिस्ट्री के उसमें, लेकिन जब हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करते हैं तो किसानी पर
सीधे तौर पर असर पड़ते हुए नजर आएगा अगर हम इस क्षेत्र पर काम कर लें? क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, किसानी क्षेत्र के अंदर जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा बूस्ट होगा, साथ साथ मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूस्ट होगा। जी ब्रिजेश जी। नहीं पलक जी, फूड प्रोसेसिंग आप सही कह रहे हैं, एक अच्छी पहल है, इस पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, आपको जो हमारा ढांचा स्ट्रक्चर है जो नीचे से तैयार, उस पर तो काम करें। अभी हमें आप बात करें, अभी तो हम फूड प्रोसेसिंग पे काम करने से पहले अभी हमें फसलों पे ही बहुत सारी काम करने की जरूरत है। आप मुझे ये बताइए, जो हमारे जो संसाधन हैं उन पर ही हमें अभी सरकार पूर्णतः काम करने नहीं दे रही है। आप मतलब हम पूरी जिंदगी उसमें मेहनत करते हैं खेत में, और लास्ट में हमें क्या हासिल होता है? आप फसलें हमारी, अब एक बात बताइए, हरियाणा और पंजाब है, वहां पर तीन फसलों के सब जो है ये सब्सिडी एमएसपी पे ले रहे हैं, वहीं तो किसान देख लिए कितना खुशहाल है। हम 23 फसलों पे मांग रहे हैं, और आज हमारी एसकेएम की मीटिंग अभी दिल्ली में हुई है, वहीं से मैं आया हूँ, सारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता वहां थे। हम टमाटर, प्याज और आलू, इन 3 फसलों को भी एमएसपी के साथ जोड़ना चाहते हैं। सर वो तो बागवानी क्षेत्र में आ गए ना, तभी तो मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। सर आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने फूड प्रोसेसिंग का ऐसे ही जिक्र नहीं किया। बाहर के देशों में अगर आप देखेंगे सर, फूड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है और किसानी क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। आपने भी टमाटर की बात की, आपने आलू की बात की, जब आप हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, बागवानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर हमारा फूड प्रोसेसिंग, टमाटो प्यूरी आप जानते होंगे, अगर फूड प्रोसेसिंग हमारा मजबूत होगा तो वो टमाटर जो है वो मतलब खराब नहीं जाएंगे ना। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ पलक जी, उसी इसलिए आप कहते ही मैंने इस बात को जोड़ा, क्योंकि आज हमारा जो मंथन हुआ है एसकेएम का, संयुक्त किसान मोर्चा का, आज इसी पे मंथन हुआ है। मेरा संगठन किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा उसमें शामिल रहा, मैं उसकी तरह से प्रतिनिधि था कि भाई हमें फूड प्रोसेसिंग पे काम करना चाहिए। टमाटर है, प्याज है, आलू है, इनको हम जब पैदा करेंगे तो इनको भी एमएसपी के साथ सरकार जोड़े। और जो सरकार ने एक हल्ला बना रखा है कि कई हजार करोड़ रुपए खर्च होगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, कहीं कुछ भी ज्यादा खर्च होने वाला नहीं है। वही पैसा मार्केट से लौट के आएगा, वही चैन के साथ आएगा, और वही जनता से फिर किसान के पास जाएगा, जिससे हमारी जो जनरेशन है आने वाले समय में किसानी को और किसान को मजबूत होने से प्रियदर्शी जी दुनिया भी में हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन पहले योगेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं एक सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हम चाहे कुछ भी कह लें, मुझे लगता है कि एक जगह इन्वेस्टमेंट होगी तो ये पूरा जो है सर्कुलेट होता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जब हम 2024 की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, तभी हम मिलकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। एब्सोल्युटली। और देखिए, इसके लिए मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब तक आप एक किसी भी तबके को, जिसका आपको पता है कि उनके पास अगर साधन नहीं है, तो उनको आपको एजुकेट करने की जरूरत है, उनको आपको स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, आपको उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने की जरूरत है, जिससे कि मशीनरी के अंदर वो इन्वेस्ट कर सके। तो जहां आपको पता है कि ये हमारी खामियां हैं, तो उसमें एक गवर्नमेंटल सपोर्ट और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट कोई भी जो पॉलिसी बनाती है उसमें जब तक आप स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेंगे, जब तक आप डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है, एंड आई एम श्योर कि इसमें आप देखेंगे कि इस बजट के अंदर आपके इस बयान से शायद थोड़ी सहमत नहीं हूं, शायद मैं गलत हूं, आप मुझे सही करिएगा। सर आपने बेटर क्रेडिट फैसिलिटी की बात की। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रेडिट दे दिया जाता है, आप बकायदा लोन दे रहे हैं किसान को, फिर 5 साल बाद कोई नई सरकार आती है, अपना एक मैनिफेस्टो देती है बहुत अच्छा सा, और उसमें कहती है जी सरकार बनते ही सबसे पहले हम कर देंगे कर्ज माफी, ठीक है। फिर वो सरकार 5 साल आती है, किसान फिर कर्ज में आ जाता है, फिर वो कर्ज को फिर माफ कर दिया जाता है। अगर मैं कहूं कि नेवर एंडिंग नेक्सस, एक पूरा सर्कल, विशेष सर्कल चल रहा है, इसको कैसे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट पर जब तक काम नहीं होगा सर, तब तक हम सिर्फ लोन ही प्रोवाइड करते रह जाएंगे। देखिए, मैं जो है एक इस चीज़ के आई वुड से कि मैं स्ट्रिक्टली खिलाफ हूं कि आप एक किसान को कोई भी जो लोन फैसिलिटी देते हैं और उसके बाद एंड रिजल्ट जो है वो ये निकले कि आपको कर्ज को जो है माफ़ करना पड़ा है। ये जो है ये एक सही वे नहीं है मूव करने के लिए। और देखिए, इसीलिए मैं कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक फार्मर को कोई भी चीज़
साधन दे रहे हैं कि अगर वो अपना काम जो है और अच्छे तरीके से कर सके, तो उसके साथ साथ उसको आपको एजुकेट और स्किल डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम ये देखें कि फार्मर को अपना प्रोड्यूस क्यों नहीं मिल पा रहा। मिडिलमैन जो हैं वो एक फार्मर की बजाय एक ज़्यादा शेयर जो है, जो एक रेवेन्यू जो जनरेट होता है फाइनली एक चीज़ का एंड डेस्टिनेशन में पहुंचने से, उसमें हम ये देखते हैं कि मिडिलमैन जो है वो ज़्यादा इनकम जनरेट करके जो है और जो है मतलब अपने कॉफर्स को इंक्रीज कर लेते हैं और एक फार्मर को अब हम थोड़ा 2020 में चलते हैं सर। मुझे लगता है आपने मिडलमैन का जिक्र करा और ये बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए जानना। 3 कानून याद होंगे आपको जो वापस ले लिए गए थे, और मुझे लगता है कि वो कानून से मिडलमैन जो थे वो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क जो है वह आते हुए नजर आता है। इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे, वो स्वीकार ही नहीं किए गए। क्या लगता है समझ नहीं आ पाए किसानों को? देखिए मेरा ये क्लियरली मानना है कि जब आप एक व्यवसाय को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करेंगे तो आप ये देखिए कि उसमें आपको खामियां जो है भुगतनी पड़ेगी। मेरे से पर्सनल ओपिनियन अगर आप लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि उन तीनों जो कानून थे उसमें अगर इस गवर्नमेंट भी सही तरीके से इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करती और स्टेक होल्डर्स को उन्होंने जब जो लॉ बनाया था उसको अब अपने साथ लिया होता अगर, तो आप ये देखते कि ये प्रॉब्लम्स जो है नहीं आती जो हम सब लोगों ने फेस करी और देखी। ब्रिजेश जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते जब हम किसानी की बात कर रहे हैं कि रात गई बात गई, क्योंकि वो कानून जो थे ऐसी बात कही गई थी और मुझे लगता है मैंने उन कानूनों को पढ़ा भी कि मिडलमैन की जो हम बात करते हैं, अड़तियों की बात कर रहे हैं, तो उनको जो इतना अच्छा मोटा मुनाफा होता है वो शायद किसानों पर शिफ्ट होते हुए नजर आता। अब क्या किया जाए, किस तरह की पॉलिसी की आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? आज आपके पास प्लेटफॉर्म है ब्रिजेश जी, आप बोलिए। जी जी जी, मैं बहुत अच्छा सवाल भैया ने उठाया। मैं इसका जो है मैं तो लेकिन क्या करें, जब जख्म होते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द करते ही हैं। हमने झेला है ना इनको, हमने 13 महीने झेला बॉर्डर पे। इस सरकार देखो, मैं बजट क्योंकि लगातार डेली चैनल पे कहीं ना कहीं मैं डेली रहा हूँ सुबह शाम तक, हर आदमी यही कह रहा है कि भाई उन पे बात मत करना, अभी कानूनों पर बात मत करना, लेकिन जब बात आ जाती है फिर रुका नहीं जाता। मतलब इस अडानी अंबानी को ये पता लग गया कि इस देश में अगर कहीं कोई पूंजी छुपी हुई है तो किसान के पास है। कोरोना काल में सदन बंद, सब कुछ बंद, घर बंद, बैकडोर से कानूनों को सरकार लाई और पूरा थोपने का इन्होंने इंतजाम कर लिया। 750 किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री को लास्ट में ये कहना पड़ा कि मेरी भक्ति में भूल हुई है और मैं इनको वापस सर नहीं, यू आर मैनिपुलेटिंग सर, लेट मी करेक्ट यू। मैं आपको करेक्ट करती हूँ सर। नहीं सर, मैं आपको करेक्ट करती हूँ। अगर पूरी रात सर अगर 70 साल तक अगर किसानी क्षेत्र के अंदर जो एक प्रोग्रेस की उम्मीद हर एक किसान कर रहा था, एक बेहतरी की उम्मीद कर रहा था, जब बदलाव किया गया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आया। इस वजह से किया गया क्योंकि हम लोकतंत्र में है ना सर हम लोकतंत्र में है ना। लेकिन मैंने सर आपसे सर देखिए, अब तो वो कानून रहे नहीं। मैंने आपसे देखिए कितना ओपन सवाल पूछा ब्रिजेश जी सुनिए, मैंने आपसे बहुत ओपन सवाल पूछा सर कि आप किस तरह की पॉलिसी की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने ये बात की, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैंने आपसे ये सवाल पूछा। मैं शुरू में जब डिबेट नहीं सर, प्लीज डोंट मेक इट पॉलिटिकल। आप सर इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, बोलिए। नहीं, मैं इसलिए पहले कह रहा हूं, मैं अपना आप ही कह रहा हूं कि मैं इसे पॉलिटिकल नहीं बनाना चाह रहा है। बजट आ रहा है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जब मैंने शुरू में डिबेट की शुरू हुई थी हमारी आपकी, मैंने जब कहा था कि हमें 10 साल हो गए इनको देखते हुए, लेकिन 10 साल में इन्होंने कोई भी कार्य किसानों के लिए नहीं किया। ये जो किसान निधि की बात कर रहे हैं 6000 रुपए, ऐसा मैं दिखा दूंगा आपको 20% लोग हैं जिनको किसान निधि भी नहीं मिलती। हम इसकी जो नया बजट आ रहा है कल, इसमें ये मांग करते हैं कि 15,000 रुपए किसान निधि मिले। और जिस तरह सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है, ऐसी रिटायरमेंट जो किसान 60 साल का हो जाए 10,000 रुपए सरकार। सर अभी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप सर रिटायरमेंट तक आ गए, मैं तो अभी सर बेसिक पे हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए सर हमने कितनी, ब्रिजेश जी देखिए ना, फर्क यही तो है कि मैंने कितनी पॉजिटिवली शुरुआत की थी। आपसे ये पूछा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर 1990 के अंदर जब हमारी शुरुआत हुई तो उस वक्त इतना कंट्रीब्यूशन था, अब कम हो रहा है, इस कंट्रीब्यूशन को कैसे बढ़ाया जाए? मैंने आपसे बहुत पॉजिटिवली ये सवाल पूछा। आप इसे मैं आपसे सुझाव चाहती हूँ सर, सोल्यूशन चाहती हूँ। सुझाव इसमें है, जब तक किसान को
जब तक किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी इसमें कुछ भी होने लेकिन वाला सर नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 10 सालों के अंदर राज्य सरकारों की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी बढ़ाई गई है, बहुत ज्यादा बढ़ाई गई कहाँ है, बढ़ाई गई है? तो क्या लगता है आपको, सुनिए, क्या हमने इनपुट दिल्ली- कॉस्ट पे कार्य करने की जरूरत है कहीं सर? कहीं कुछ भी नहीं बढ़ाया गया, ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है। अगर बढ़ाई हुई जाती तो किसान आत्महत्या नहीं करता, किसान आत्महत्या नहीं करता खेत में जाके, वो ट्रैक्टर वो अपने टमाटरों को रोड पर नहीं बिखेरता। स्वामीनाथन आयोग ठीक है। लागू कर दे सरकार। योगेंद्र जी, बजट में आप अगर इकोनॉमिस्ट सरकार हैं को और उधार इकोनॉमी करना को है, आप हम कह रहे हैं कि सबसे 70 बेहतर समझते हैं। क्या मुझे लगता है कि हमें एमएसपी के साथ साथ इनपुट कॉस्ट पर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है? अगर हम इन दोनों सेक्टर्स पर और इन दोनों चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, ये विशियस सर्कल है और ये चलता ही रहेगा। कर्ज फिर खत्म, माफ किया फिर आ गया, ये घूमता ही रहेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की कोई भी जब पॉलिसी बनती है तो उसमें बहुत जरूरी है कि उसके अंदर जो रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि देखिए अगर आप स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप जो है एक तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से सोच के चल रहे हैं और आप पूरा एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि एक जब ऑन ग्राउंड वो चीज वर्क करेगी तो क्या क्या सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यही रीजन होता है कि अगर आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं सर लेट्स तो बी क्लियर, आपको ये एक स्टेक बेटर होल्डर्स पॉलिसी कौन है? ये स्टेक होल्डर्स वो किसान नेता हैं या ये किसानों के वो प्रतिनिधित्व बने हुए हैं जो अपने निजी फायदे के लिए जो है टीवी डिबेट्स के अंदर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं? हु आर स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स है कौन सर? लेट्स बी क्लियर, क्योंकि मुझे लगता है 2020 के बाद जनता को ये क्लैरिटी होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसानी क्षेत्र के अंदर स्टेक होल्डर्स असल में है कौन। देखिए, इसमें मैं ये कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट जो है अगर वो एक जिस तरीके का जब वो रोल एक कमेटी बनाती है तो उनको ग्राउंड लेवल तक जो है पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि ऑन ग्राउंड में काम करने वाले जो लोग हैं वो कौन हैं और कौन लोग जो है इसके अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप कोई भी कमेटी बनाते हैं तो उसमें आपको इंश्योर करना है कि राइट टू द ग्राउंड लेवल जो है आप उन सभी लोगों को जो है इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनके लीडर्स से बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर ज़्यादा होगी और ग्राउंड रियलिटी पे जो काम चीज़ होनी चाहिए थी एज अ पॉलिसी, वो लोग जो रियल जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो लोग जो है वो उस पूरे प्रोसेस के अंदर बाहर रह जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को जो है इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रहती है और ये सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये देखते हैं कि कोई भी इशू जो है उसको आपके जो लीडर्स हैं खासकर ऑपोजिशन जो है वो उसको जो है हाईजैक करते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। अभी तो किसानी क्षेत्र पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मुझे लगता है कि विस्तार से चर्चा होनी जरूरी है। डॉक्टर प्रियदर्शी, आपकी पेशेंस की मैं सराहना करती हूँ क्योंकि आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ डिबेट करने के लिए आए हैं और लगातार आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है हमारी वार्ता सुन रहे हैं। सर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर मैंने जिक्र किया था, तो सर मेरा बड़ा महत्वपूर्ण आपसे सवाल है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक बड़ी बेहतरीन बात सामने आई है कि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर और निवेश की भी उम्मीद है और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमने देखा है कि एक अच्छी गति जो है वह मिली है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया एक नाम है पूरे संसार में। बहुत सारी वैक्सीनेशन से लेकर के आज रोजमर्रा की यूज में आने वाली बहुत सारी दवाइयों का निर्यात भारत से हो रहा है। जहां तक हमारा एक्सपेक्टेशन अगर इस वाले बजट से रखें या फिर गवर्नमेंट से रखें तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जो सरकार है वो जो प्रायोरिटी फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर में उसको प्रायोरिटी दे, जो कि फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, जो वैक्सीनेशंस हैं, उस पे उसका उपयोग हो। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो ताकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे संसार को इसका फायदा मिले। जहाँ तक इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की जाए तो हो सकता है कि सरकार उनके लिए कुछ विशेष सब्सिडी या इंसेंटिव्स के रूप में उनको आमंत्रित करे, जिससे कि आपने सर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बातों ही बातों में आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, रिसर्च। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है।
जब बिल्कुल। सर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी कि हम आज हर एक क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं कि तकनीक है, रिसर्च है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो निवेश है वो बढ़ाया नहीं गया है। जीडीपी का 0.065 ही जो है वे खर्च कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और यही कारण है कि हमारे ही बच्चे, हमारे देश के जो स्किल्ड पर्सन है वो भारत से आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि संस्थानों की कमी है, हमारे यहाँ उच्च तकनीकी संस्थान है, उच्चतर Agree. चिकित्सा संस्थान है, उसमें रिसर्च पे जोर देने के लिए फंडिंग जरूरी है। होता क्या है कि हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दे दिया लेकिन रिसर्च नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे ये जान के बड़ा दुख होता है कि जो बजट एलोकेशन है उसका जो एलोकेशन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा प्रोपोर्शनेटली, जहां बहुत सारी मंत्रालयों में लाख 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 करोड़ रुपए की बात होती है। योगेंद्र कपूर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर इस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि एक्सपोर्ट लगातार इस सेक्टर में बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं एक चीज़ में बिल्कुल क्लियरली ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा फोकस इन चीज़ों पे नहीं जाएगा तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक देखिए, एक जो अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि एक हेल्दी और एक स्किल्ड इंडिया जो है वही एक प्रोडक्टिव इंडिया बनेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक कंटिन्यूस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज वेल एज स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ये एक साधन बनेगा कि जिस तरीके से हम ये देखेंगे कि चाहे एक पुअर स्ट्रेटा का आदमी है या लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, अगर उसके पास स्किल्स होंगी तो आप ये देखिए कि उसके पास एक पोटेंशियल बनेगा ज़्यादा इनकम जनरेट करने का। और जब आपके पास जनरेट इनकम ज़्यादा होती है तो वो आप जब उसको वापस इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी ही प्रॉस्पर करती है उसमें। तो क्या मेरा ये मानना है जो ये कि चीज बात की सर बहुत महत्वपूर्ण, योगेंद्र जी आपसे ही मेरा सवाल है, क्या अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद से ही कर रहे हैं, तो क्या ऐसा इससे असर देखने को मिलेगा कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर वो कम हो जाएगा? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं इंडिया को एक एज अ नॉलेज फैक्ट्री देखता हूँ वर्ल्ड के लिए। एक टाइम था जब हम ये कहते थे चाइना को कि वो एक वर्ल्ड फैक्ट्री है फॉर गुड्स एज सच। उस कंपैरिजन में मैं ये कहूँगा कि इंडिया जो है उसके अंदर पूरा वेयर विथ ऑल एज वेल एज पोटेंशियल है कि हम एक वर्ल्ड की नॉलेज फैक्ट्री बन सकते हैं। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट जो है वो एक कंसिस्टेंट और एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर मूव करनी चाहिए, क्योंकि देखिए तभी आप जो है सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं, आपको अगर कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी अगर करनी है तो उसमें आपके पास एक कटिंग एज होगा कि जिसमें आप ये देखेंगे कि आप वर्ल्ड को जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और उसमें आप ये देखिए कि जब आपके आज अगर हम कंट्री के अंदर भी देखें कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनकी आप देखेंगे कि इनकम जो है वो अगर हम पीछे के 10 साल में भी देखें तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इंक्रीज करी है। और अगर हम उसे वर्ल्ड लेवल्स में देखें तो जो वर्ल्ड के अंदर सेम स्किल सेट्स के साथ जो आदमी है किसी भी डेवलप्ड नेशन में, और वही आदमी अगर इंडिया में आज हम देखें जो एम्प्लॉयड है तो उनका जो गैप है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये इंडिकेशन ये है। जी मैं आपसे चाहूंगी क्या कहना चाहेंगे? बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इस वक्त जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि फिट रहना बेहद जरूरी है, और फिट इंडिया तभी होगा जब मुझे ऐसा लगता है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आपको पूरा देश सुन रहा है, किस तरह का बजट होना चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? आम जनता का जो एक्सपेक्टेशन है वो यही रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर जो हमारी लेबोरेटरीज हैं, उनको अपग्रेड करके अत्याधुनिक बनाया जाए। दूसरा, जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो सुपर स्पेशलाइजेशन के डिफरेंट हमारे जो मेडिसिन के ब्रांचेज हैं,
जो सर्जिकल ब्रांचेज हैं, जो रोबोटिक सर्जरी आजकल सब जगह हो रही है, तो इन सब में जो तकनीक है उसका बड़ा समावेश है। और ये तभी संभव है जब एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। जी। सरकार को एलोकेशन अधिक देना पड़ेगा यूनियन बजट में हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर पे, और उसके साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमारी रिमोट जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे डॉक्टर निश्चित रूप से काम करे।